पलमपुर की अद्भुत वादियों में जगत रहा करता था। वैसे तो जगत एक चरवाहा था, लेकिन उसकी विशेषता उसकी बांसुरी थी। जब भी जगत अपनी बांसुरी बजाता, सारे गांव वाले हर्षित हो उठते। छोटे बच्चे उसके आसपास नाचा करते थे और उसके पशु उसकी धुन में डूब जाते थे। रोज सवेरे अपनी बांसुरी की धुन पर वो सभी भेड़ बकरियों को अपने साथ जंगल में चराने ले जाया करता था। उन सभी को वहां चरने छोड़ वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम किया करता था और सांझ होते ही वो फिर से बांसुरी बजाने लगता, जिससे उसकी सारी भेड़ बकरियां उसके साथ चली आती। एक दिन की बात है। अरे ओ जगत, कल तुम्हारे मामा आने वाले हैं। उन्होंने तेरे ब्याह के लिए एक लड़की ढूंढी है। अब तेरी शादी होगी और मैं सास बनूंगी। क्या माँ तुम भी? माँ की बातें सुनकर जगत बहुत खुश था। वो बांसुरी बजाता अपनी भेड़ बकरियों को जंगल ले आया और वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। शादी के नाम से उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने एक मधुर बांसुरी की धुन छेड़ी। ये मधुर धुन तपस्या कर रहे एक ऋषि के कानों में पड़ी और बदमाश भीकू के भी। अद्भुत! स्वर का पीछा करते करते ऋषि और भीकू दोनों जगत के पास आए, लेकिन भीकू पेड़ की आड़ में छिप गया। क्या बात है बेटा, आज इतने हर्षित हो? तुम्हारे संगीत में तुम्हारी खुशी सुनाई दे रही है। प्रणाम महाराज, ठीक पहचाना आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी खुशी की वजह? मेरे मामा आ रहे हैं मेरे ब्याह के लिए रिश्ता लेकर। अब जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं खुश हूँ। तुम्हारी शादी का तोहफा मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ऋषि ने चमत्कार किया और एक बांसुरी प्रकट हो गई। ये देख उस बदमाश की आंख फटी की फटी रह गई। ये कोई आम बांसुरी नहीं, ये एक जादुई बांसुरी है। इस बांसुरी की धुन से लोग सम्मोहित हो जाएंगे। हाँ, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो और बांसुरी बजाते रहो। ऋषि वहां से चले गए और अब बदमाश भीकू सोचने लगा, क्या हो अगर ये बांसुरी मुझे मिल जाए? मैं लोगों को सम्मोहित करके उनका सारा माल लूट लूंगा। अब तो ये बांसुरी चुरानी ही पड़ेगी। जगत वही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसने अपनी दोनों बांसुरी अपनी जेब में डाल दी। अब जैसे ही ये सो जाएगा, मैं वो जादुई बांसुरी उठा लूंगा। कुछ देर बाद जगत की आंख लग गई। यही सही मौका है। भीकू दबे पांव जगत के पास आया, लेकिन जैसे ही वो उस जादुई बांसुरी को हाथ लगाने वाला था, जगत की एक भेड़ चिल्ला उठी और जगत उठ गया। भीकू पेड़ के पीछे छुप गया। अब भीकू पेड़ के पीछे छुपकर राह देखने लगा कि कब वो जादुई बांसुरी उसके हाथ में आए। शाम हुई और जगत उठा। उसने अपनी दोनों बांसुरियां वही पत्थर पर रख दी और पानी पीने नदी के पास चला गया। मौके का फायदा उठाकर भीकू ने जादुई बांसुरी चुरा ली। अरे वाह वाह! जादुई बांसुरी पाकर भीकू अपने आप को रोक नहीं पाया। इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ। जैसे ही भीकू ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उस बांसुरी से मधुर संगीत की बजाय तीव्र आवाजें निकलने लगी, जिससे भेड़ भड़क गए। सारी की सारी भेड़ भीकू की तरफ दौड़ने लगी और उन सभी ने भीकू पे आक्रमण कर दिया। भीकू का बुरा हाल हुआ और आखिरकार वो जादुई बांसुरी जगत के पास ही आ गई। ये कहानी है झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ पाए जाते हैं। जयवीर सिंह एक व्यापारी था जो पाकुड़ से मुल्तानी मिट्टी इकट्ठी करके दूसरे बड़े शहरों में बेचा करता था। हर हफ्ते जयवीर सिंह अपनी बैलगाड़ियों पर मुल्तानी मिट्टी लाद दिया करता था। सहदेव, आज से तुम भी मेरे साथ व्यापार करने चलोगे। जयवीर अपने पोते को व्यापार सिखाने लगा। वो लोग अपनी मुल्तानी मिट्टी की बैलगाड़ियां लेकर पाकुड़ से रांची जा रहे थे। सहदेव, हम रांची पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। वहां जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेचेंगे और फिर रांची के बाजार में जाएंगे। ठीक है दादाजी। उनकी बैलगाड़ी धनबाद के बाजार पहुंची
वहां जयवीर सिंह ने एक व्यापारी को 10 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। सहदेव, इन खाली बोरियों में हम यहाँ का काला नमक भर लेंगे और फिर इसे भी रांची में बेच देंगे। ठीक है दादाजी। सहदेव ने खाली बोरियों में काला नमक भरना शुरू किया और फिर उन बोरियों को उसने बैलगाड़ियों पर लाद दिया। अच्छा ये बताओ, हमने बोरियों में काला नमक क्यों भरा? शायद इसकी रांची में मांग होगी। मांग इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बोरियां खाली ले जाए तो इस बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और इन्हें बेचकर जो कुछ भी मिल जाए वो हमारा मुनाफा ही तो होगा। समझ गया दादाजी। इसके बाद वो लोग सीधे रांची के बाजार में रुके, जहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी 10 सिक्कों के दाम से और नमक की बोरियां बेची 5 सिक्कों के दाम से। अगले कुछ महीनों तक जयवीर सिंह अपने बड़े पोते सहदेव को अपने साथ व्यापार पर ले जाया करता था। सहदेव भी व्यापार करना अच्छे से सीख रहा था, लेकिन फिर अचानक जयवीर सिंह की तबीयत खराब रहने लगी। दादाजी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन तुम अकेले कैसे व्यापार करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, छोटू है ना, और इस बहाने वो भी काम सीख जाएगा। चलो ठीक है, पर संभल कर जाना और जैसा सिखाया है वैसा ही करना। ठीक है दादाजी। अगली सुबह सहदेव और छोटू दोनों बैलगाड़ियों पर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर छोटू, हम रांची के बाजार पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। और वो क्यों भैया? वहाँ जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेच देंगे। अच्छा। दोनों भाई धनबाद में रुके और उन्होंने वहां 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। चलिए भैया, रांची चलते हैं। अरे रुको, आधी बोरियां बिक गई है और इन आधी बोरियों से बैलों का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें बची हुई बोरियों में काला नमक भरना होगा। ठीक है भैया। दोनों भाई मिलकर बोरियों में काला नमक भरने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया। भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेचनी है और उन 12 बोरियों में काला नमक भर रहे हैं। और वो क्यों? बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए। लगता है तुम दोनों के दोनों बेवकूफ हो। अगर बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखना है तो बची हुई बोरियों को आधा आधा बांट लो। अपने बैलों पर बेकार का भार क्यों लाद रहे हो? आपका सुझाव तो अच्छा है। श्रीमान, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं भी एक व्यापारी हूँ। शहर आया था व्यापार करने, लेकिन 2 महीने में जो कुछ भी मैं लेकर आया था वो सब का सब डूब गया। अब अपने गांव वापस लौट रहा हूँ। ठीक है श्रीमान, लेकिन हम अपने बैलों पर भरी हुई बोरियां ही ला देंगे। अजीब मूर्ख हो। वो आदमी वहां से चला गया और सहदेव और छोटू ने बैलों पर बोरियां लाद दी। वो लोग बैलगाड़ी पर सवार हो गए। भैया, हमने उस आदमी की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस आदमी का सुझाव तो अच्छा था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। मतलब वो आदमी व्यापार करने शहर आया था, लेकिन उसके सारे रुपए डूब गए। मतलब उसका नतीजा गलत था। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कैसे मान ले जो खुद ही गलत हो? दोनों भाई रांची पहुंचे और वहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी। फिर कुछ देर बाद एक राज सेवक उनके पास आया। क्या तुम लोगों के पास धनबाद का काला नमक है? जी सरकार। ये लो और सारी बोरियां सिपाहियों को दे दो। सहदेव ने जब वो पोतली देखी तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सरकार, कोई समस्या है क्या? नहीं, राज पुरोहित जी ने कहा है राज यज्ञ होने से पहले पूरे राज्य को धनबाद के काले नमक से साफ किया जाए। छोटू और सहदेव बहुत ही खुश थे। सिपाही सारी बोरियां लेकर चले गए। भैया, आज तो गजब हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ भैया, अगर आज हम उस आदमी की बात मान लेते तो हमें ये सोने के सिक्के नहीं मिलते। दादाजी ने ही मुझे समझाया था कि किसी से भी मशवरा लेने से पहले ये जान लो कि क्या वो व्यक्ति मशवरा देने के लायक है भी या नहीं। मिया के 3 बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था।
एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के 3 बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मियाँ बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम 1 साल बाद करेंगे। पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं। आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब 1 साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा, मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूं कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल, आ गए आप। आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है। आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मियाँ बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे।